हाय, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री। और आज से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच इज ऑल अबाउट फॉरेन इन्वेडर्स। स्टे ट्यून्ड। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूरोपियन इन्वेडर्स की। एक्चुअली ये लोग इन्वेडर्स बनकर नहीं बल्कि ट्रेडर्स बनकर आए थे। याद है फॉरेन ट्रेडिंग जिसकी शुरुआत हुई थी अलेक्जेंडर के हमले के बाद? जी हाँ, ये है ट्रेडिंग का साइकिल फ्रॉम इन्वेजन टू इन्वेजन। सो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक्चुअली एक कंपनी का नाम नहीं था। असल में 5 ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में एस्टैब्लिश हुई, जिनमें सबसे पुरानी है पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी शुरुआत हुई विथ वास्को ड गामा इन 1498, जिसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इंडिया आकर पहली बार यूरोपियंस के लिए इंडिया के साथ ट्रेड करने का रास्ता बनाया। पोर्टुगीज को कालीकट, कोचीन और कैनामोर में अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की परमिशन मिल गई। इनका पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर की शुरुआत की, जिसके मुताबिक सिर्फ पोर्टुगीज ही इंडियन ओशियन के इलाके में ट्रेडिंग करना डिजर्व करते हैं। उसके बाद आया अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर कब्जा किया। नीनो डे कुना ने डियू और बेसिन का इलाका मुगल से ले लिया, लेकिन पोर्टुगीज पावर सन 1600 के बाद से कमजोर होने लगी। मुगल्स और मराठास ने बहुत सारे एरियाज पर दोबारा कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इनका एरिया सिमट कर सिर्फ दमन और दीव तक रह गया, जो आज़ादी के 14 साल बाद तक उनके पास ही रहा और 1961 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बना। पोर्टुगीज के बाद पावर आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में और उन्होंने एक के बाद एक मासुलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमिलीपट्टनम, करईकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बारानगर, पटना, बालासोर, नेगापट्टम और कोचीन में अपनी फैक्ट्रीज बनाई। 1759 में उनकी ब्रिटिशर्स के साथ जंग हुई, नोन एज द बैटल ऑफ बेदरा, जिसके बाद उन्होंने अपने सारे इलाके ब्रिटिशर्स को दे दिए और इंडिया को अलविदा कहा। इसके अलावा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। उन्होंने तमिलनाडु में ट्रैंक्यूबर में अपनी सेटलमेंट बनाया और बंगाल के श्रीरामपुर में हेडक्वार्टर बनाया। उन्होंने भी यहाँ पे लगभग 220 साल तक बिजनेस किया, लेकिन बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज की तरह हमले नहीं किए और फाइनली 1854 में उनको अपने एरियाज भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देने पड़े। अब बच गए इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिन्होंने बाकी सभी कंपनीज को या तो भगा दिया या फिर उनकी ताकत को बहुत ही लिमिटेड कर दिया और पूरे इंडिया में अकेले बिजनेस करने लगे। नो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट बिजनेस। इंडिया में आने वाला पहला ब्रिटिशर था जॉन मिल्डन हॉल, जो लैंड रूट से इंडिया आया था ट्रेडिंग के लिए। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ के रिच रिसोर्सेज के बारे में पता चला तो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उससे बहुत अच्छी जान पहचान कर ली। उसने सूरत में ट्रेडिंग करने के लिए पोर्ट बनाने की इजाजत ली, लेकिन वहां पहले से ही पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली हुई थी। फिर हुई बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत से निकाल दिया गया और वहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्ट बनाने की इजाजत मिली। फिर जहांगीर के कोर्ट में आया सर थॉमस रो और उसने मुगल एम्पायर के बाकी एरियाज में भी पोर्ट्स बनाने की इजाजत ले ली और आगरा, बरोड़ा, भरूच और अहमदाबाद वगैरह में पोर्ट्स बनाए। फिर कंपनी को चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी, जिसे उन्होंने फोर्टिफाई किया, यानी बेसिकली उसी फैक्ट्री से किला बना दिया कॉल्ड सेंट फोर्ट जॉर्ज। फिर उन्हें बॉम्बे में भी फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई और फाइनली जॉब चार्नोक ने बंगाल में सुतानती नामी गांव में अपनी फैक्ट्री बनाई। उसके 1 साल बाद उसे औरंगजेब से बंगाल में बिना ड्यूटी के ट्रेडिंग करने की इजाजत मिल गई और उन्होंने गोविंदपुर और कालीकट में 2 और फैक्ट्रीज बनाई और ये तीनों गांव एक बड़ा शहर बन गए नोन एज कैलकाटा। मद्रास की तरह सुतानती फैक्ट्री को भी किलाबंद किया गया कॉल्ड फोर्ट विलियम और कैलकाटा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैपिटल बना। फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया जिसके मुताबिक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल्स के बहुत सारे इलाकों पर ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने की इजाजत मिल गई। इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। औरंगजेब के मरने के बाद ही मुगल्स की ताकत कमजोर पड़ने लगी और 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। पहले मुर्शिद कुली खान बंगाल के इंडिपेंडेंट नवाब बन गए। सादत खान ने अवध को मुगल से अलग कर लिया और निजामुल मुल्क ने भी हैदराबाद में अपनी हुकूमत जमा ली।
बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश अपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने बंगाल में सारी ब्रिटिश और फ्रेंच फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करवाने पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद उनके नवासे सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर और ज्यादा सख्ती दिखाई और उनके कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा किया और फिर कैलकाटा भी उनसे छीन लिया और अलीवर्दी खान के ऑनर में कैलकाटा को अली नगर नाम दिया। उन्होंने हमले में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और उन्हें फोर्ट विलियम के एक छोटे से रूम में बंद किया जिसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से याद किया जाता है और इंटरेस्टिंगली इसी से इंस्पायर होकर साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स का नाम रखा। बट आई एम श्योर आप उल्टा सोच रहे होंगे। अंग्रेजों ने अपने मद्रास यूनिट से मदद मांगी और वहां से मजबूत नेवल आर्मी आई विथ एडमिरल वॉटसन एंड कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। इस बार अंग्रेज भारी पड़ गए और ट्रीटी ऑफ अली नगर में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की सारी शर्तें माननी पड़ी। उसके सिर्फ 6 महीने बाद अंग्रेजों से दोबारा जंग हुई। ये थी इनफेमस बैटल ऑफ प्लासी जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और इस जंग के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे जोर शोर से हर लोकल किंगडम पर हमला करना शुरू किया। प्लासी की जंग में जीतना सिराजुद्दौला के लिए मुमकिन था, लेकिन अफसोस कि उसके अपने करीबी मिनिस्टर्स ने ही गद्दारी कर दी। उनका कमांडर इन चीफ मीर जाफर इस गद्दारी में सबसे आगे था, इसलिए उसे इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेटर्स में से एक माना जाता है। लेकिन वो अकेले नहीं था। इस गद्दारी में सिराजुद्दौला की आर्मी के मानिक चंद खादिम खान और बंगाल के 2 बड़े बिजनेसमैन राज दुर्लभ और जगत सेठ भी शामिल थे। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और उसने अंग्रेजों को खुली छूट दे दी, लेकिन बाद में उसे खुद एहसास हुआ कि उसकी गद्दी खतरे में है, तो उसने डच ट्रेडर्स के साथ मिलकर अंग्रेजों से गद्दारी करने का प्लान बनाया। आदत से मजबूर। फिर हुई बैटल ऑफ बेदरा जिसमें हारने के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा और मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम को अंग्रेजों की तानाशाही पसंद नहीं आई और उन्होंने अवध के नवाब शजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम द सेकंड के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की जंग लड़ी। लेकिन अफसोस कि उस जंग में भी वो हार गए और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई जिसमें अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अपने नाम कर लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में नहीं लिया। यानी फायदा अंग्रेजों का और झंझट नवाब की, और नवाब भी होता था अंग्रेजों की पसंद का। इस सिस्टम को डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसी के साथ पूरा बंगाल अंग्रेजों के हाथों में चला गया और लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। लेकिन बंगाल अकेला बैटल ग्राउंड नहीं था, बल्कि उसके बाद और भी जगह अंग्रेजों से जंगें हुई जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आते हैं मैसूर किंगडम में। मैसूर का राजा था कृष्णराज वोडेयार द सेकंड, जिनकी आर्मी में एक सोल्जर थे हैदर अली। हैदर अली देखते ही देखते कमांडर इन चीफ और फिर मैसूर के किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन गए और एडमिनिस्ट्रेशन का असली काम उन्हीं के जिम्मे हो गया। और फिर शुरू हुई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें हैदर अली की आर्मी ने अंग्रेजों की बुरी हालत की और अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और दोनों आर्मीज के बीच ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। उसके बाद हुई सेकेंड वॉर जिसमें अंग्रेजों के सामने थी मैसूर, हैदराबाद और मराठास की अलाइड फोर्स। इस जंग में हैदर मारे जाते हैं और उनके बेटे टीपू सुल्तान को जंग की बागडोर दे दी जाती है, जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस वॉरियर्स में से एक हैं। हैदर अली ने मैसूर रॉकेट की इन्वेंशन की थी। बेसिकली ये प्रोटोटाइप मिसाइल था और टीपू सुल्तान ने इसे सबसे पहले जंग में इस्तेमाल किया। बाद में यह टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स ने अपने रॉकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए। इस जंग में टीपू सुल्तान की हार हुई, लेकिन इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई जो इंडिया की आखिरी ट्रीटी है जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच बराबरी की सुलह हुई। कुछ सालों बाद थर्ड वार की शुरुआत हुई और इस बार भी टीपू सुल्तान की हार हुई और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम में उन्हें अपनी आधी किंगडम अंग्रेजों को दे देनी पड़ी और अपने 2 बेटे अंग्रेजों को दे देने पड़े। ओके, तो अब अंग्रेज बच्चे भी उठाने लगे। और फाइनली फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस वॉर में निजाम और मराठास अंग्रेजों के साइड में थे और उनकी कंबाइंड आर्मी ने चारों तरफ से टीपू की आर्मी को घेर लिया और वो इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बाद लगभग सारी की सारी मैसूर एम्पायर अंग्रेजों, निजाम और मराठाओं के बीच में डिवाइड हो गई। इसी बीच पंजाब एक एम्पायर बनकर सामने आया। महाराजा रंजीत सिंह की लीडरशिप में सिखों ने अपनी एम्पायर को बहुत मजबूत कर लिया, लेकिन उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने सिखों पर हमला बोल दिया और फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिखों की हार हुई और उन्हें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करनी पड़ी। इसी वॉर में सिखों की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन तभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। लेकिन अंग्रेजों को चैन कहां, उन्होंने मराठाओं के इंटरनल मामले में भी टांग अड़ाई।
मराठाओं में आपस में पेशवा बनने के लिए झगड़े हुए और रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेजों ने उनको सपोर्ट किया और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करनी पड़ी। लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास हार गए और ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई और मराठा एम्पायर का भी लगभग खात्मा हो गया। मराठास की एक ब्रांच है कॉल्ड पिंडारी। जी हाँ, यही पिंडारीज। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों से जंग की, जो कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी, और उसमें भी उनकी हार हुई। लेकिन हर फ्रंट पर हार नहीं हुई। इसके अलावा 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए और 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुए और दोनों का रिजल्ट हुआ कि बर्मा और अफगानिस्तान को आज़ादी मिल गई। तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देखा कि किस तरह उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया और बाकी सभी यूरोपियन कंपनीज को यहां से भगाया। लेकिन उनको अगर थोड़ी बहुत कंपटीशन किसी ने दी तो वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच बाकी कंपनीज के मुकाबले जरा लेट से आए थे और फ्रैंको कैरोन ने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। अच्छा, ये सबको सूरत ही में क्यों जाना है? मतलब जो भी हो भैया, हम तो पहले सूरत में फैक्ट्री बनाएंगे, फिर चाहे जो हो। फिर उन्होंने मासुलीपट्टनम, माहे, यानम और करिकल में फैक्ट्रीज बनाई और फिर फाइनली पौंडीचेरी उनके हाथ लगा, जिसे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया और चंदन नगर में भी फैक्ट्री लगाई। गवर्नर्स लिनोयर और ड्यूमास ने फ्रेंच पावर को बढ़ाया और फाइनली डुप्लेक्स के गवर्नर बनने के साथ ही एंग्लो फ्रेंच वॉर की शुरुआत हुई। 1740 में यूरोप में शुरू हुई ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसमें पूरा यूरोप शामिल हो गया। इस वॉर में इंग्लिश और फ्रेंच दुश्मन थे और इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला। अंग्रेजों ने कुछ फ्रेंच शिप्स पर हमला कर दिया और फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच या एंग्लो कार्नेटिक वॉर शुरू हुई। फ्रेंच ने मद्रास पर हमला करके सेंट फोर्ट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया और इधर अंग्रेजों ने पौंडीचेरी में, और ट्रीटी ऑफ आई ला चैपल के साथ ही ये जंग खत्म हुई और दोनों कंपनीज ने अपने अपने इलाके वापस ले लिए। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन तो खत्म हो गई, लेकिन इंडिया में इन दोनों कंपनीज में तनाव बरकरार रहा और ड्यूप्लेक्स ने हैदराबाद के मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के चांदा साहेब को रूलर बनवाने का प्रॉमिस करके उनका सपोर्ट लिया और दोबारा अंग्रेजों के इलाकों पर हमला किया। लेकिन इस बार भी फ्रांसीसियों की हार हुई और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई। उसके कुछ साल बाद यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक बार फिर थर्ड एंग्लो कार्नाटिक वॉर हुई, जिसमें शुरू में तो फ्रेंच जीत रहे थे, लेकिन जनरल आयरकूट ने बैटल ऑफ वेंडीवाश में जीतने के साथ ही फ्रेंच आर्मी की कमर तोड़ दी। यूरोप में जंग खत्म हुई और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई और उसी के साथ इंडिया में भी ये जंग खत्म हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बस पौंडीचेरी के कुछ इलाकों में ही सिमट कर रह गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तौर पर एक गवर्निंग पावर बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है कि अंग्रेजों के इस कब्जे का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। लेकिन मेरा मानना है कि ये किसी के सर नहीं जाता। अंग्रेजों से पहले भी फॉरेनर्स ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और ट्रेडिंग पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का एक अटूट हिस्सा है। किसी को पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा और जितने भी फैसले लिए गए वो सभी अच्छे के लिए ही लिए गए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इंडियंस की जवाबी बगावत को। अंटिल देन, टेक केयर। This show is brought to you by Semicircle. A special thanks to our history consultant Pushpal Chongdar, our music composer Zohran Sajid and our graphics team Pixel Theory. ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन टू semicircle.in। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।